अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहले वाला यूनिट जो है जो हम लोगों ने पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ स्टार्ट किया था, अब जो है वो सीएनएस के जो डिजीज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस में 3-4 जो हम लोगों ने पढ़ ली थी वो ठीक वो पढ़ ली। बाकी जो है वो जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगा, तकरीबन 4-5 और होंगे, तो उनको फिर आप लोगों ने खुद ही प्रिपेयर करना है। और अगर कॉलेज खुल गया इंशाल्लाह तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन भी रख लेंगे। आज जो पहली डिजीज़ है सीएनएस में, दैट इज़ एपिलेप्सी। तो बताएगा एपिलेप्सी क्या है? एनीवन ऑफ यू? एपिलेप्सी जी सर सीजर्स होते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सीजर होते हैं, ठीक, ओके। उसके अलावा कोई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे। सर वो अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस होता है जिसकी वजह से। सही, चलो ठीक है। जैसे भी साकिब ने कहा है कि एपिलेप्टिक सीजर जो है इज अ ट्रांजिट पैरोक्सिस ऑफ अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन causing an सर event थोड़ा ऊंचा बोले। that is discernible by the person experiencing the seizure or by the observer। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन होता है इसमें, ठीक है, जिसमें एक पर्सन जो है वो सीजर यानी कि झटकों को जो है वो एक्सपीरियंस करता है, या एक ऑब्जर्वर जो है वो उसको देख रहा होता है कि इस पर्सन को जो है वो झटके लग रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इसके पीछे एक अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे के ना, और ये ट्रांजिएंट प्रॉक्सिम्स अनकंट्रोल यानी कि रिपीटेड है। ठीक है, ये नहीं है कि जिंदगी में एक दफा हुआ डिस्चार्ज और बस खत्म। ठीक है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी हो सकता है, रोजाना दिन में 2 दफा भी हो सकता है। तो ये रिपीटेड अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन होता है, जिसमें पेशेंट को जो है वो सीजर का सामना करना पड़ता है। ऑब्जर्वर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इस पेशेंट को जो है ना वो कर रहा है। The tendency to have a recurrent attack does not usually constitute the epilepsy। और जितने भी ये अटैक हैं ये बेसिकली मतलब ये नहीं है कि वो एपिलेप्सी है, अटैक किसी और वजह से भी जो है वो हो सकता है। एपिलेप्टिक सीजर और अटैक इज अ सिम्टम्स ऑफ मैनी नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है, दैट हैव इन अ कॉमन टेंडेंसी टू रिकरेंट एपिलेप्टिक अटैक। ठीक है, दूसरी और कंडीशंस भी हैं कि जिसकी वजह से एपिलेप्टिक अटैक्स जो होते हैं वो रिकरेंट एपिलेप्टिक अटैक की टेंडेंसी जो है वो पेशेंट में आती है।
ठीक है। तो कोई ना कोई वजह उसके पीछे होती है, वो वजूहात हम लोग अभी पढ़ लेंगे कि क्या वजह हो सकती है। ठीक है। पेशेंट विद एपिलेप्सी विल शो रिकरेंट एपिलेप्टिक सीजर दैट अकर अनएक्सपेक्टेडली एंड स्टॉप स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। कि रिकरेंट एपिलेप्टिक सीजर होते हैं, झटके लगते हैं अनएक्सपेक्टेडली, कभी भी किसी भी टाइम पे लग सकते हैं, और फिर स्पॉन्टेनियसली वो स्टॉप भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अर्से के बाद। और जुत्ती जुत्ती सुंगान दा कोई वो चक्कर नहीं है कि जनाब साहब चमड़े की जुत्ती सुंगा दे तो ठीक हो जाता है। ठीक है, वो कुछ देर के बाद वो खुद ही जो है वो रिकवर हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? अराउंड द 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव एपिलेप्सी, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज ग्लोबली। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज ग्लोबली सबसे ज्यादा जो है वो एपिलेप्सी है। अबाउट 50 मिलियन जो लोग जो है वो इससे अफेक्टेड हैं। ठीक है, नियरली 80% पीपल विद एपिलेप्सी लिव इन अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पे एपिलेप्सी का जो है वो रुझान ज्यादा है। It is estimated that up to 70% of people living with epilepsy could live a seizure free if properly diagnosed and treated. अगर आप उसको properly diagnose कर लेते हैं, ठीक है, ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, तो एपिलेप्सी के साथ करते हैं और जिंदगी उनकी एपिलेप्सी के साथ ही गुजरती है, बट झटके उनको फिर कंपैरेटिवली बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं जो है वो पड़ते। ठीक है, कंट्रोल में होते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है इसकी? ठीक है, अप टू 5% ऑफ पीपल विल सफर एटलीस्ट वन सीजर इन देयर लाइफ टाइम। कुछ लोग ऐसे हैं कि 5% लोग ऐसे हैं कि उनको जिंदगी में एक दफा झटका जरूर पड़ता है। ठीक है। The prevalence of active epilepsy is however much lower, and most patients who develop seizure having a very good prognosis. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो प्रिवेलेंस जो है वो एक्टिव एपिलेप्सी की कम है, और लोग जो है वो उसकी प्रोग्नोसिस यानी कि इसकी रिकवरी जो है या आउटकम जो है वो इसके काफ़ी बेहतर है, अगर आप इसको डायग्नोज कर लें और अच्छी तरह से जो है वो ट्रीट कर सकें इसको। ठीक है, उसके बाद है अबाउट 70 to 80% ऑफ ऑल द पीपल डेवलपिंग एपिलेप्सी विल इवेंचुअली बिकम सीजर फ्री, एंड अबाउट हाफ, जो उसके हाफ है, अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो 80 से 70% जो लोग हैं वो क्या उसे कहते हैं, सीजर फ्री हो जाते हैं इसे, और हाफ ऐसे हैं विल सक्सेसफुली विथड्रॉ देयर मेडिकेशन, और उसमें से आधे लोग ऐसे हैं कि जो मेडिकेशन भी जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी बीमारी इस हद तक कंट्रोल हो जाती है कि उनको मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। माइनॉरिटी ऑफ ए पीपल, यानी कि बहुत कम लोग हैं, 20 to 30% लोग ऐसे हैं विल डेवलप क्रॉनिक एपिलेप्सी, एंड इन सच केसेस ट्रीटमेंट इज मोर डिफिकल्ट। ऐसे केस में जो है वो ट्रीटमेंट फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो चंद लोग हैं, 20 से 30% लोग ऐसे ही हैं। काजिज क्या हैं? एपिलेप्सी हैज अ नो आइडेंटिफाइबल काज in about half of the people with the condition. आधे लोगों में तो काज का पता ही नहीं चलता। in other half the condition may be traced to various factors. कौन कौन से factors हो सकते हैं उसमें? ठीक है, factors क्या हैं? including genetic influence, some type of epilepsy which are characterized by the type of seizure patient experience, or the part of the brain that is affected run in a family to families चलती रहती है। In these cases it is likely that a genetic influence आप उसको कहते हैं कि genetically उनके brain में कोई defect होता है या कोई मतलब इस तरह का क्या उससे कहते हैं disorder होता है, और वो फिर family to family चलता रहता है। ठीक है, genetic factor. Researchers has a link some type of epilepsy to specific genes के साथ link कर देते हैं, but for most of the people genes are only the part of cause of epilepsy. Certain genes may make a person more sensitive to environmental condition that trigger the seizure. ठीक है, तो वो genes क्या है? Basically patient को ज्यादा sensitive बना देता है toward that condition, environmental condition, जो कि seizure trigger करते हैं, epilepsy को trigger करते हैं, उन झटकों को जो है वो trigger करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद है दूसरी बड़ी वजह है ट्रॉमा। है ट्रॉमा as a result of a car accident or other traumatic injuries can cause the epilepsy, के उसकी वजह से अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे अनकंट्रोल न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो वो भी एपिलेप्सी की तरफ जा सकता है। तो एपिलेप्सी जिस तरह हमने पीछे पढ़ लिया है कि बहुत सी कंडीशंस के सिम्टम्स को भी
हम लोग जो है वो कह देते हैं। ब्रेन कंडीशन दैट कॉजेज अ डैमेज टू द ब्रेन सच एज ब्रेन ट्यूमर, अल्लाह माफ करे कईयों को, जो स्ट्रोक कैन कॉज एपिलेप्सी, स्ट्रोक मतलब रिकवर कर जाता है बंदा, होश में आ जाता है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि एपिलेप्सी डेवलप होने के। ठीक है, स्ट्रोक इज लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी इन एडल्ट ओल्डर देन 35 ईयर एज से ऊपर उसमें उस बंदे को स्ट्रोक हो तो उसमें चांस है कि एपिलेप्सी डेवलप होने के। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज, मेनिंजाइटिस, एड्स वगैरह, वायरल इंसेफ्लाइटिस जो है कैन कॉज है एपिलेप्सी। तो ये भी बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ब्रेन को ही डैमेज कर रहा है। ठीक है, पेरेंटल इंजरी कि अगर बिफोर बर्थ द बेबीज आर सेंसिटिव टू द ब्रेन डैमेज दैट कुड बी caused by several factors such as infection in a mother, poor nutrition, oxygen deficiencies. The brain damage can result in epilepsy or cerebral palsy. ठीक है, तो किसी भी वजह से जो है वो सेरेब्रल पार्ट या ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए उसका, तो उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है या सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, इसको एपिलेप्सी कंसीडर किया जाता है, वो हो जाए। जी उसामा मसूद, हाथ खड़ा किया आपने। हेलो। Developmental disorder, epilepsy can sometimes be associated with a developmental disorder such as autism or neurofibromatosis. क्या होता है ये ऑटिज्म? कोई बताएगा? जी सर, ऑटिज्म में बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से अब नॉर्मल से होते हैं और मेंटली उनकी ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए वो नॉर्मली जो जैसे बच्चे होशियार चलते फिरते हैं या बोलते हैं इस तरह से वो नहीं कर पाते, तो ये कि मेंटली वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। और न्यूरोफिब्रोमेटोसिस? ये सर मेरे ख्याल से कोई ट्यूमर की ऐसा कुछ होता है ये, सर जो न्यूरॉन्स का न्यूरोफिब्रोमाटोसिस है ट्यूमर होता उसमें है। न्यूरॉन्स जो है उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी प्लास्टिसिटी हो जाती है। जब प्लास्टिसिटी हो जाती है तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में जो हमारा ब्रेन डिफरेंटली एक्ट करता है वो नहीं कर पाता, और वो एक स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल वे में ही एक्ट कर पाते हैं, और इसलिए वो लेस जो है वो कॉपेबल होते हैं इन द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ऐसे लोग। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली दोनों, तो दोनों जो कंडीशन है वो एसोसिएटेड है बेसिकली किसके साथ, वो एसोसिएटेड है ये एपिलेप्सी के साथ। ठीक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया उसामा मसूद, चलो ठीक है कोई बात। ठीक है, तो ये इसके अलावा मतलब ये सारी की सारी वजूहात हो सकती हैं एपिलेप्सी के पीछे। जेनेटिक हो सकती है, ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज हो सकती है, पेरेंटल हो सकती है, तो कोई भी वजह हो सकती है एपिलेप्सी। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी इसको पढ़ा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? एपिलेप्सी डिफर फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन as it has a no pathogenomic lesion. A variety of a different electrical or chemical stimuli can easily given rise to the seizure in any normal brain. ठीक है, किसी भी नॉर्मल ब्रेन में जो है वो ये कंडीशन आ सकती है। द हॉलमार्क ऑफ एपिलेप्सी क्या है? इज रेदर देन द रिदमिक और रेपिटेटिव हाइपर synchronous discharge of a neuron either localized in the area or the cerebral cortex or the generalized throughout the cortex। तो ये हॉलमार्क है कि रिपीटिव जो है वो डिस्चार्ज न्यूरॉन का, हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज यानी कि रिपीटेड डिस्चार्ज, और बहुत ज्यादा जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो डिस्चार्ज एक लोकल एरिया में शुरू हो जाए या पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रू आउट द कॉर्टेक्स जो है वो उसमें डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, विच कैन बी ऑब्जर्व ऑन एन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ईईजी पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है, एक खास हिस्से में है या पूरा कॉर्टेक्स को जो है वो उसने कैप्चर किया। न्यूरॉन आर इंटरकनेक्टेड, आपको पता है, इन ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क in which each individual neuron is linked through the synapses with hundred of others। ठीक है, काफी अदर के साथ एक synapses के थ्रू जो है वो अटैच हो जाता है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। A small electric current is discharged by the neuron to release the neurotransmitters, ठीक है, at a synaptic level to permit the communication with other। के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, न्यूरॉन डिस्चार्ज रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक लेवल में, ठीक है, और वही आगे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ। ये तो आप नॉर्मल
फिजियोलॉजी है उसकी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरी, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी है, आपको पता है। Therefore, neuron discharging can either excite or inhibit the neuron connected to it, ठीक है। या तो वो इनहिबिट करेंगे और या फिर वो एक्साइट करेंगे, ठीक है। A normal neuron discharge repetitively at a low baseline frequency, and it is in an integrate electric activity generated by the neuron of a superficial layer of a cortex that is recorded on a EEG। कोई भी baseline के ऊपर और रिपीटेडली अगर क्या उसे कहते हैं न्यूरॉन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल न्यूरॉन भी अगर डिस्चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट कर रहा है वो, ठीक है, सुपरफिशियल के ऊपर, तो तब भी वो जो है वो ईईजी में रिकॉर्ड नॉर्मल जो है वो रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है, नॉर्मल आ रहा होता है। इफ द न्यूरॉन इज डैमेज, ये ऊपर वाले न्यूरॉन उसकी बात नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं कि वो न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्चार्ज करता है या इलेक्ट्रिक जो है वो एक्टिविटी जनरेट करता है नॉर्मल उसके ऊपर, तो वो कॉर्टेक्स में जो वो नॉर्मली जो है वो ईईजी के ऊपर आ रही होती है, एक खास जो है उसके वो ग्राफ बन रहा होता है, तो उससे पता चल रहा होता है कि न्यूरॉन की एक्टिविटी या उसका डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल है। इफ द न्यूरॉन्स आर डैमेज, इंजर्ड हो जाते हैं, सफर केमिकल और मेटाबॉलिक इंसर्ट, ठीक है, चेंज इन अ डिस्चार्ज पैटर्न में डेवलप, तो आपको वहां पे जो उसका ग्राफ है, जो उसका ग्राफ है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा ईईजी में, तो उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई डैमेज पहुंचा है न्यूरॉन को किसी ना किसी जगह के ऊपर। इन द केस ऑफ एपिलेप्सी, रेगुलर लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज आर रिप्लेस्ड बाय द बर्स्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज यूजुअली फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जो लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज है वो रिप्लेस हो जाती है बर्स्ट, ठीक है, एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज के साथ, यानी कि जो नॉर्मल न्यूरॉन डिस्चार्ज हो रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं एपिलेप्सी में, और बाद में क्या होता है कि इनएक्टिविटी, एक पीरियड आता है इनएक्टिविटी का, ठीक है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है एपिलेप्सी की कि नॉर्मली जो डिस्चार्ज हो रहा होता है न्यूरॉन उससे कहीं ज्यादा उसकी डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। A single neuron discharging in an abnormal manner usually has no clinical significance। अगर एक सिंगल न्यूरॉन में अगर वो abnormal discharging आ रही है तो शायद उसे कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स ना आए, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ना हो। It is only when the whole population of a neuron discharge synchronously in an abnormal way that an epileptic seizure may be triggered, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा न्यूरॉन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए न्यूरॉन जो है वो अब नॉर्मली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो फिर क्या उसे कहते हैं वो मिर्गी के झटके लगना शुरू हो जाते हैं या एपिलेप्टिक सीजर आना शुरू हो जाता है। एक सिंगल न्यूरॉन के डिस्चार्ज होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ न्यूरॉन जो है वो अपना डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो फिर जो है वो ये काम खराब हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स वेरी करते हैं टाइप ऑफ द सीजर, किस किस्म के टाइप है, टाइप क्या है तो उसके सिम्टम्स भी उस हिसाब से हैं। सबसे पहले सिंपल पार्शियल फोकल सीजर या ऑराज हम लोग इसको कह देते हैं, ठीक है। सिंपल पार्शियल सीजर कैन कॉज a general strange feeling that hard to describe, बंदा उस फीलिंग को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। राइजिंग फीलिंग in a patient tummy like a sensation a patient's stomach when on a fairground ride। कभी आप वो झूले पे बैठे हो, वो कश्ती वाला जो झूला जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो जाता है। यस सर, यस सर। जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सारा कुछ नीचे चला जाए। तो पेशेंट में भी ना बेसिकली उस तरह की ही फीलिंग आ रही होती है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग जो है वो सिंपल पार्शियल फोकल में जो है वो आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद फीलिंग दैट इवेंट हैव हैपेंड बिफोर, और इस तरह लग रहा होता है कि जैसे ये जो उसके सामने जो चीजें हो रही हैं ये पहले हो चुकी हुई हैं। अनयूजुअल स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, स्मेलिंग सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन वो भी जो है वो उसको परेशान कर रहे होते हैं, अजीब से उसको आ रही होती है। टिंगलिंग इन पेशेंट आर्म एंड लेग्स, ठीक है, वो सुइयां चुभ रही होती हैं। एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ अ फियर और जॉय, बाज़ औक़ात वो बहुत खौफ महसूस कर रहा होता है और बाज़ औक़ात बहुत जो है वो
एंजॉय कर रहा होता है, जॉय फील कर रहा होता है, ठीक है। स्टिफनेस एंड स्विचिंग ट्विचिंग इन अ पार्ट ऑफ ए बॉडी, पेशेंट बॉडी सच एज आर्म एंड हैंड, उसी तरह जो है वो ट्विचिंग हो रही होती है, स्टिफनेस फील हो रही होती है। पेशेंट रिमेन अवेक और अवेयर व्हाइल दिस हैपन, इस टाइम पे पेशेंट जो है वो उसको सारा पता चल रहा होता है, वो अवेक होता है, जाग रहा होता है, यानी कि बेहोश नहीं होता है। These seizures are sometimes known as warming auras because they can be a sign that another type of a seizure is about to happen, ठीक है। तो ये स्टार्ट है, ये उस पेशेंट को बता रहे होते हैं कि झटका आने वाला है, ठीक है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इसको हम नाम देते हैं, या इस टाइप ऑफ सीजर को हम लोग नाम देते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स, ठीक है। और ये आपको वार्न, पेशेंट को वार्न कर रहा होता है, ठीक है, कि सीजर जो है वो झटका लगने वाला है। दूसरे टाइप के सीजर जो हैं वो आने वाले हैं। दूसरे टाइप के कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर पेशेंट लॉस देयर सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड मेक अ रैंडम बॉडी मूवमेंट, ठीक है, कि वो अपनी अवेयरनेस उसको नहीं होती, उसको पता नहीं चल रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और उसकी रैंडम बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्नैकिंग देयर लिप्स, कि वो अपने होंठों को चूस रहा होता है, चबा रहा होता है, उसको पता नहीं है। रबिंग देयर हैंड, अपने हाथों को जो है वो रब कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है। मेकिंग अ रैंडम नॉइस, ऐसे अचानक रैंडम चीखें मारना शुरू हो जाएगा। मूविंग देयर आर्म अराउंड, जो है वो अपने बाजुओं को इधर उधर जो है वो हिला रहा होगा। पिकिंग एट क्लॉथ एंड फाइंडिंग विद ऑब्जेक्ट्स, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। चूइंग और स्वेलिंग, ठीक है, ऐसे ही चबा रहा होगा विदाउट एनीथिंग, और निगल रहा होगा चीजों को, कुछ है भी नहीं है लेकिन वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ खा रहा है। पेशेंट वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्स टू anyone else during the seizure, wouldn't have any memory of it, ठीक है। वो ना किसी को रिस्पॉन्स कर रहा होता है ड्यूरिंग द सीजर, और बाद में उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरी टाइप है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ठीक है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या होते हैं? ये ऊपर वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या है? प्रीवियसली नोन एज ग्रैंड माल, ठीक है, is what most people think of the typical epileptic fits हैं, ठीक है। ये टिपिकल ज्यादातर लोगों में जो है वो, और लोग यही समझते हैं कि यही एपिलेप्टिक है, हालांकि ऊपर वाले जो दो हैं वो भी एपिलेप्टिक या सीजर्स की टाइप्स हैं। दे हैपन इन अ टू स्टेज, दो स्टेजेस होती है। एक इनिशियल टॉनिक स्टेज है, शॉर्टली फॉलो बाय द सेकंड क्लॉनिक स्टेज है, इसीलिए इसको हम लोग टॉनिक क्लॉनिक का नाम दिया हुआ है इसको। टॉनिक स्टेज क्या है? पेशेंट लॉस कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है, बॉडी गोज स्टिफ एंड मे फॉल टू द फ्लोर, जो नॉर्मली आप लोगों ने कहीं अगर किसी को देखा हो, ठीक है, कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बॉडी उसकी स्टिफ हो जाती है, और बॉडी जिस तरह वो खड़ा होता है उसी तरह ही वो फ्लोर के ऊपर खड़ा जो है वो गिर जाता है। क्लॉनिक, उसके बाद क्लॉनिक स्टेज आती है। पेशेंट लिम्स जर्क, झटके मारना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि वो फड़फड़ा रहा होता है बेचारा जो पेशेंट, एंड मे आल्सो कंट्रोल लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ अ ब्लैडर और बाउल, और बेचारा जो अपने ब्लैडर के ऊपर या बाउल के ऊपर उसका कंट्रोल भी जो है वो खत्म हो जाता है। एंड मे बाइट अ टंग, अपने जबान को जो है वो काटना शुरू कर देता है, और इनसाइड ऑफ द चीक, ठीक है, और समटाइम इनसाइड ऑफ द चीक, एंड माइट हैव ए डिफिकल्टी ब्रीथिंग, और बाज़ औक़ात उसको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है, वो सांस लेना उसके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। The seizure normally stop after a few minutes, but some last longer, कुछ में जल्दी जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, कुछ में जो है वो देर तक। Afterward may have headache and a difficulty remembering what happened and feel tired and or confused, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब वो वापस आता है तो इसके सर में दर्द होती है, उसको कुछ याद नहीं होता क्या हुआ है उसके साथ, कंफ्यूज रहता है, ठीक है। एब्सेंसीज, ठीक है। एब्सेंसी सीजर क्या है? एब्सेंस सीजर या एब्सेंस सीजर व्हिच इज यूज्ड टू कॉल्ड अ पैटेट माल। पैटेट माल इसको कहते हैं, इज वेयर अ पेशेंट लॉस अवेयरनेस एंड सराउंडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, कि उसके सराउंडिंग में क्या हुआ है। दे मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है, बट कैन हैपन एट एनी एज, ठीक है। ड्यूरिंग द एब्सेंस सीजर पर्सन में उसमें क्या होता है कि स्टार ब्लैंकली इनटू द स्पेस,
स्टेयर सॉरी, यानी कि स्पेस में देख रहा होता है ऐसे बिला वजह जो है ना, एक ही जगह जो है वो गौर से जो है वो देख रहा होता है। लुक लाइक दे आर डे ड्रीमिंग, जैसे वो दिन के टाइम ख्वाब देख रहा है। फ्लटर देयर आईज, ठीक है, मेकिंग अ स्लाइट जर्की मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्स, ठीक है, हल्का सा वो अपने हाथों को भी हिला रहा होता है, ठीक है, जर्क कर रहा होता है। और द सीजर्स, कौन है यार ये, एक मिनट, The seizure usually only last up to 15 seconds तक रहता है, and patient would not be able to remember them, ठीक है। They can happen several time a day, ठीक है, और ये दिन में कई दफा होता है। मायोक्लोनिक सीजर्स अगली टाइप जो है, दैट इज द मायोक्लोनिक सीजर। और मायोक्लोनिक सीजर्स में क्या होता है, इज अवेयर सम और ऑल द बॉडी सडनली ट्विच और जर्क लाइक हैव हैड इलेक्ट्रिक शॉक। जिस तरह एक इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है ना, उस तरह पूरी बॉडी जो है वो फड़फड़ाने लग पड़ती है, उनमें झटके लगने लग पड़ते हैं। एंड दे ऑफन हैपन सून आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है, जैसे बंदा उठता है तो उस टाइम पे जो है वो ज्यादा होने के चांसेस है। मायोक्लोनिक सीजर्स यूजुअली ओनली लास्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ठीक है, बट सेवरल कैन सम टाइम अकर इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ अ टाइम, ठीक है। पेशेंट नॉर्मली रिमेन अवेक ड्यूरिंग देम, ठीक है, होश में रहता है, ठीक है, और ओनली लास्ट फ्रैक्शन फॉर द सेकंड, कुछ देर के लिए कुछ टाइम के लिए ये झटके उसको लगते हैं, लेकिन पेशेंट को जो है वो यानी कि वो कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस इसमें नहीं होता, अवेक रहता है इसमें, ठीक है। क्लॉनिक सीजर्स और क्लॉनिक सीजर्स कैन कॉज द बॉडी शेक एंड जर्क लाइक अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, बट डू नॉट गो स्टिफ एट द स्टार्ट। जिस तरह उसमें है कि स्टार्ट में स्टिफ हो जाता है, इसमें झटके लगते हैं बट स्टिफ नहीं होता, ठीक है। दे टिपिकली लास्ट अ फ्यू मिनट एंड माइट लॉस्ट कॉन्शियस, ठीक है। पिछला जो मायोक्लोनिक था उसमें कॉन्शियस जो है वो रहती है, बंदा कॉन्शियस रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है। टॉनिक सीजर्स कॉज ऑल पेशेंट मसल्स टू सडनली बिकम अ स्टिफ लाइक द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ठीक है। तो दिस माइट मीन द पेशेंट लॉस अ बैलेंस और फॉल ओवर, ठीक है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर इकट्ठा भी हो सकता है और क्लॉनिक सीजर अलग भी हो सकते हैं, टॉनिक सीजर अलग भी हो सकता है। टॉनिक सीजर क्या है? टॉनिक सीजर कॉज ऑल द मसल्स टू सडनली रिलैक्स सो मे फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। उसमें स्टिफ हो जाते हैं, इसमें सारे के सारे मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और बंदा जो है वो जिस तरह एक ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बंदा गिरता है बिल्कुल वैसे गिरता है। इसमें स्टिफ नहीं होती, जर्की मूवमेंट नहीं होता, शेकिंग नहीं होती, एक रिलैक्स बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बंदा जो है वो धड़म से जो है वो पीछे नीचे गिर जाता है, ठीक है। they tend to be a very brief and patient will usually be able to get up again straight away, ठीक है, और कुछ देर के बाद एकदम से जो है वो पेशेंट दोबारा से एक्टिव हो जाता है और खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दीज आर द टाइप, मुख्तलिफ टाइप ऑफ सीजर्स हैं और ये सारे के सारे टाइप सीजर किसके हैं? एपिलेप्सी के, ठीक है। तो ट्रिगर्स क्या हैं? सीजर्स किस वजह से ये झटके आ सकते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को ट्रिगर कर सकते हैं? फॉर मेनी पीपल द एपिलेप्सी सीजर सीम्स टू बी हैपन रैंडमली, बट समटाइम दे कैन हैव अ ट्रिगर सच एज, बाजू का बगैर किसी ट्रिगर भी रैंडमली भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है, बहुत से केसेस में जो है वो ट्रिगर स्ट्रेस आ जाती है, तो ये पेशेंट स्ट्रेस को जो है वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लैक ऑफ स्लीप, अगर वो वेकिंग अप ज्यादा देर तक जागते रहे और सोए ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, सम मेडिकेशन और इलीगल ड्रग्स, ये जो क्या उससे कहते हैं, इलीगल ड्रग्स जो यूज करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो यूज करते हैं, इन अ वुमेन मंथली पीरियड्स वगैरह, ये ट्रिगर फैक्टर्स है। फ्लैशिंग लाइट्स, बाज़ औक़ात जो है वो ये बार बार लाइट किसी के ऊपर जो है वो फेंकना, वो उनके लिए, उन पेशेंट के लिए ये भी जो है वो ट्रिगर, इस चीज सीजर्स को ट्रिगर करती है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट जो है। तो फ्लैशिंग ऑफ लाइट जो है ये बेसिकली, और ये ऑरास की जो कंडीशन है, ये मिग्रेन में भी, तो मिग्रेन क्या है, वो भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें भी वो जो हम लोगों ने पहला टाइप इसकी सीजर्स की पढ़ी है, तो ये इस तरह की कंडीशन, बाज़ औक़ात सेंसेशन ऑफ नोजिया, उसमें तो खैर नोजिया की सेंसेशन होती है
ऑराज और इस तरह की फीलिंग हो रही होती है कि जैसे अब जो है वो दर्द स्टार्ट होने लगी है और लाइट जो है वो बुरी लगने लग पड़ती है, ठीक है, तो उसमें भी है क्योंकि वो भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है मिग्रेन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। डायग्नोसिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन, किस तरह से डायग्नोस करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें मोटर एबिलिटीज, मेंटल फंक्शंस वगैरह डायग्नोस करते हैं। ब्लड टेस्ट इसमें कर लेते हैं कि इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह हम लोग इन्फेक्शंस या जेनेटिक कंडीशन आप उसमें चेक कर सकते हो, अदर कंडीशन दैट मे एसोसिएटेड विद द सीजर, ठीक है। ईईजी कर लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, उसका पैटर्न का पता चल जाता है और न्यूरॉन के डिस्चार्ज का पता चल जाएगा कि कितना अपना नॉर्मलिटी क्या है, किस लेवल पर है, लोकल है, जनरलाइज्ड है। सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस और सीटी स्कैन वगैरह एबनॉर्मलिटीज, पेशेंट ब्रेन दैट मैट काजिंग अ सीजर, जिसमें ट्यूमर का पता चल जाता है, ब्लीडिंग और सिस्ट वगैरह हेमरेज का पता चल जाता है, जो कि वजह है किस चीज की, एपिलेप्सी की वजह है। इसी तरह एमआरआई का भी यही काम है, ठीक है, उसने डिटेक्ट करना है कि लेजन कहाँ पे हुई है, ठीक है, कहाँ पे, और अबनॉर्मलिटीज किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में है, ठीक है, वो बता देता है कि इस पार्ट में जो है वो पता चल जाता है। फंक्शनल एमआरआई, जिसको हम एफएमआरआई कहते हैं, मेजर्स द change in the blood flow that occur when the specific part of the brain are working, ठीक है। डॉक्टर may use an fMRI before the surgery, ठीक है, to identify the exact location of a critical function, ठीक है, such as speech and a movement, ठीक है, so that the surgeon can avoid injury those placed while operating, ठीक है। तो वो उनको पार्ट्स का पता चल जाता है कि कौन से पार्ट जो है जहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो फिर उस हिसाब से उसका ऑपरेट करते हैं ताकि उस चीज को हम लोग डैमेज ना करें, उस पार्ट को जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये भी उसी तरह की चीज है, स्कैन ही है, यूजुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लो डोज ऑफ ए रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है दैट इंजेक्टेड इनटू द वेन्स हेल्प द विजुअलाइज एक्टिव एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज, और ये वहां पे जाके जहाँ पे अबनॉर्मलिटीज होती है, जहाँ पे कोई पार्ट जो है वो डैमेज हुआ होता है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज होती है, ये वहाँ पे उस पार्ट को विजुअलाइज कर देती है और फिर आप स्कैन में उसको देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्नोसिस ऑब्वियसली रेडियोलॉजिस्ट जो है वो अच्छी तरह से बता सकता है, या कोई क्या उससे कहते हैं न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन प्रॉपर सेक्शन है। तो मुख्तलिफ टाइप के हम लोगों ने वो पढ़े, सीजर्स पढ़े, और मुख्तलिफ टाइप के सीजर्स जो हैं उसको डायग्नोज करना, ठीक है, वो साइनस सिम्टम से डायग्नोज होते हैं या फिर ये स्कैनिंग वगैरह से पता चल जाता है, ठीक है। और फिर उसके मुख्तलिफ क्या उसे कहते हैं वो भी हैं, ट्रीटमेंट भी है। पार्शियल सीजर्स हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो कार्बामाजिपिन है, लेमोट्रिजीन या लेमोट्रिजीन, कार्बाजिपिन है, और लिविट्रासिटाम है, ठीक है। ये इन चारों में से आप लोग जो है वो फर्स्ट लाइन के तौर पे दे सकते हो। अगर फर्स्ट लाइन से ट्रीट नहीं होता तो फिर टोपिरामेट जो है, टोपिरामेट है, वेल्पोरेट है, सोडियम वेल्पोरेट, क्लोबाजाम है, और जोनिसामाइड है, ठीक है। और प्री गैबलिंग, फेनिटोइन, गैबापेंटीन, ठीक है, लेकोसामाइड वगैरह, और एस्ली कार्बाजिपिन वगैरह, ये सारी की सारी सेकंड लाइन है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज की जाती है, अगर उससे ट्रीट ना हो तो फिर हम लोग सेकंड लाइन की तरफ जाते हैं, अगर उससे भी ट्रीट ना हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है दोनों की, ठीक है। जनरलाइज सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक, उसमें वेल्पोरेट जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, ठीक है। टॉनिक क्लॉनिक यानी कि जो हम लोगों ने सेकंड जो वो पढ़ा था टाइप पढ़ी, फर्स्ट वेल्पोरिक एसिड, सोडियम वेल्पोरेट, ये दी जाती है। अगर इससे भी ट्रीट ना हो तो फिर हम लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, लेमोट्रिजीन या लेमोट्राइजीन जो है उसकी तरफ जो है वो चले जाते हैं। टॉनिक, सिर्फ टॉनिक तो कार्बामाजिपिन फर्स्ट लाइन थेरेपी है, क्लोबाजाम जो है वो सेकंड लाइन थेरेपी है। इसी तरह क्लॉनिक में जो है वो लेमोट्रिजीन जो या लेमोट्राइजीन जो है या फिर फिनोबार्बिटोल सेकंड लाइन थेरेपी है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ सीजर्स हैं, और फिर उसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी और सेकंड लाइन थेरेपी आपके सामने है। और अगर उनसे भी ट्रीट ना हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट स्केड्यूल या ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स जो है वो एपिलेप्सी की है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स आपके सामने है। ठीक है, और आगे जो है वो डोजेस भी बताई हुई है कि किसको किस डोज से जो है वो एसिटाजोलामाइड वगैरह है, कार्बामाजेपिन है, क्लोबाजाम है। तो स्टार्टिंग डोज क्या है, एवरेज मेंटेनेंस डोज क्या है, ठीक है, और डेली टोटल मिलीग्राम पर डे आप कहाँ तक उसको दे सकते हो। ठीक है, जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है और आहिस्ता आहिस्ता डोज को बनाना है, जहाँ पे वो स्टेबल हो जाए वहाँ पे आप उसको जो है मैक्सिमम डोज तक जाएं। और मैक्सिमम डोज तक अगर ना हो तो फिर आपको सेकेंड लाइन की तरफ जाना पड़ता है। सेकेंड लाइन से भी ना हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन में जो है वो ड्रग बाजू का जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ड्रग्स हैं, और ये अव्वल तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन से ही मेंटेन हो जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ड्रग्स हैं और उनकी इनिशियल डोज है, और फिर साथ में एवरेज डोज आपने एडजस्ट कहाँ पे करनी है। ठीक है, जिस तरह पहला एसिटाजोलामाइड है उसमें 500 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम या मैक्सिमम 200 मिलीग्राम तक जो है आप इसको 2000 मिलीग्राम। ठीक है, ये सारा के सारा लेक्चर था टुडे अबाउट क्या उसे कहते हैं एपिलेप्सी। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा, वॉइस मेल भी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो सेंड कर दूंगा। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। कोई नहीं, मीटिंग एंड कर दें। जी हंजला। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल था कि इर्रेगुलर फूड इनटेक जब होता है किसी का, मतलब कोई पेशेंट है वो इर्रेगुलर फूड लेता है, या कौन सी टाइप है, जो कौन सी टाइप की फूड है जो अफेक्ट करती है कि सीजर्स हो किसी को? यार फूड का तो नहीं मैंने सुना हुआ, कोई